Imagine that you own a large farmland on which you can grow variety of crops. The mix of crops grown on your farmland will decide your overall profits and the risk associated with it. Comparing this to the world of investments, आपका farmland आपके total investment portfolio के बराबर है, and the mix of crops grown is how much you invest in different asset classes, यानी कि equity, debt, रियल एस्टेट, गोल्ड एट्सेट्रा। हर एक एसेट क्लास की अपनी अलग रिस्क रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक्विटी स्टॉक्स में वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म डेट, लेकिन ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम रिटर्न्स फ्रॉम एक्विटीज़ हैव बीन क्वाइट हेल्दी। दूसरी तरफ शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में वोलेटिलिटी काफ़ी कम होती है, लेकिन इनसे जनरेट हुए रिटर्न्स भी काफ़ी कम होते हैं। इतना ही नहीं, different asset classes also have different liquidity and tax considerations. Not all asset classes are taxed at the same rate. इन्वेस्टमेंट से जनरली दो टाइप के रिटर्न्स जनरेट होते हैं, इनकम और कैपिटल गेन्स। अगर आपके फंड ने डिविडेंड दिया हो तो वो इनकम कंसिडर होता है, और अगर आपके फंड के एनएवी बढ़ने से जो फ़ायदा होता है उसे कैपिटल गेन्स कहते हैं। म्यूचुअल फंड के दिए हुए डिविडेंड्स पे आपको अपने एप्लीकेबल टैक्स रेट पर टैक्स भरना पड़ता है, फिर चाहे वो एक इक्विटी फंड ने दिया हो या नॉन इक्विटी फंड ने। लेकिन कैपिटल गेन्स टैक्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एक इक्विटी ओरिएंटेड फंड को अगर आप एक साल के कम समय में उसके यूनिट्स बेचकर प्रॉफिट्स कमाते हो तो उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स भरना पड़ता है एट 15%। लेकिन अगर आपके इन्वेस्टमेंट का समय एक साल से ज़्यादा हो तो फिर कमाए हुए प्रॉफिट्स पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स भरना पड़ता है एट 10%। नॉन इक्विटी फंड के रूल्स थोड़े अलग हैं। अगर आप एक नॉन इक्विटी फंड में 3 साल से कम समय के लिए इन्वेस्ट करते हो तो फिर उस कमाए हुए प्रॉफिट्स पे आपको अपने एप्लीकेबल इनकम टैक्स रेट पर टैक्स भरना पड़ता है। लेकिन अगर आपके इन्वेस्टमेंट का समय 3 साल से ज़्यादा हो तो फिर उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स भरना पड़ता है एट 20% इंडेक्सेशन के बेनिफिट के साथ। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है ना। ध्यान रखने की बात यह है कि एक इक्विटी ओरिएंटेड फंड के कैपिटल गेन्स टैक्स रेट बाकी फंड्स के मुकाबले काफ़ी कम है, लेकिन इसे अच्छे तरीके से समझने के लिए एक टैक्स कंसल्टेंट को कंसल्ट करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि एसेट एलोकेशन का असर आपके इन्वेस्टमेंट रिस्क पर होता है। दैट इज़ वाई योर पोर्टफोलियोज एलोकेशन शुड बी डिपेंडेंट ऑन योर रिस्क एपेटाइट। For example, if you are an aggressive risk-taking farmer, then you may allocate a large portion of your farmland to delicate but high-yielding crops. If things go well, you can make a lot of money, but that comes with a high level of risk. वैसे ही अगर आप एक aggressive risk-taking investor हो who is looking to maximize his returns, then in that case, allocating a large portion of your investments to high risk, high return assets यानी कि equities would suit you better. लेकिन अगर आप कम रिस्क पसंद करते हो तो in that case, investing in low risk assets यानी debt या arbitrage funds जिसमें रिस्क कम होता है लेकिन साथ ही रिटर्न भी कम होता है वुड बी अ लॉट बेटर फॉर यू। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हाई रिस्क टॉलरेंस वाले इन्वेस्टर्स को हमेशा हाई रिस्क फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि मार्केट में रिस्क ज़्यादा लगने के कारण ऐसे इन्वेस्टर्स भी अपने पोर्टफोलियो के रिस्क को कम करना चाहते हैं, एंड टू डू दिस दे चेंज देयर पोर्टफोलियोज एसेट एलोकेशन। अब एसेट एलोकेशन क्या होता है और उसके क्या एडवांटेजेस है वो तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन जैसे ही हर एक इन्वेस्टर का एसेट एलोकेशन अलग हो सकता है, वैसे ही हर एक इन्वेस्टर का एसेट एलोकेशन करने का तरीका भी अलग हो सकता है। एसेट एलोकेशन का सबसे आसान तरीका वन टाइम एसेट एलोकेशन है। इसमें जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और फिर उसे कभी बदलता भी नहीं है। हाँ, ये काफ़ी ईजी तो है, लेकिन इसके कई डिसएडवांटेजेस भी हैं। लेट्स से कि आपने 45 इयर्स की एज पे अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से 70% इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में एंड 30% डेट ओरिएंटेड फंड्स में इन्वेस्ट किया। अब अगर आने वाले समय में इक्विटी फंड्स इन कंपैरिजन टू डेट फंड्स ज़्यादा रिटर्न्स देते हो तो इक्विटी का पोर्शन आपके पोर्टफोलियो में बढ़ जाएगा,
एंड हो सकता है कि यह हायर प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी आपके फ्यूचर रिस्क टॉलरेंस से अलग हो। इसे मैनेज करने के लिए इन्वेस्टर्स को पीरियोडिकली अपने पोर्टफोलियो के एसेट एलोकेशन को रीबैलेंस करना पड़ता है बाय रिडीमिंग फ्रॉम वन एसेट क्लास एंड इन्वेस्टिंग इन अनदर, और यह अपने एलोकेशन को अपने रिस्क टॉलरेंस से मैच करने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावा मार्केट के उतार चढ़ाव को देखते हुए भी एसेट एलोकेशन किया जा सकता है। अगर इक्विटी मार्केट्स ओवर वैल्यूड लगे तो इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स का एलोकेशन कम किया जा सकता है, एंड ऑन दी अदर हैंड अगर स्टॉक मार्केट में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिखे तो इक्विटी फंड्स का एलोकेशन बढ़ाया भी जा सकता है। इस टाइप के एसेट एलोकेशन को डायनामिक एसेट एलोकेशन कहा जाता है। बट येस, डू नॉट फॉरगेट कि रीबैलेंसिंग के समय आपको टैक्स के इम्प्लीकेशंस भी लग सकते हैं। इस टैक्स के इम्पैक्ट से बचने के लिए भी म्यूचुअल फंड्स उपाय देते हैं। अगर आपको एसेट एलोकेशन नहीं करना हो और सिर्फ एक ही एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना हो, देन यू कैन इन्वेस्ट इन ईदर इक्विटी, डेट, गोल्ड या सिल्वर म्यूचुअल फंड्स। So now you know what asset allocation is and how different mutual funds use different asset allocation strategies to meet their funds objectives. So now invest in mutual funds that will put your eggs in different baskets that are suited to your risk appetite and goals. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.